ताजमहल क्या तेजो महल था। क्यों ताजमहल को लेकर इतनी सारी बातें आती हैं? औरंगज़ेब के समय भारत का जो जीडीपी था वो पूरी दुनिया में 4th नंबर पे था। ताजमहल को जिन्होंने बनाया उनके हाथ काटे गए और ये बहुत वायरल है। ये अगर बात करें स्पेशली व्हाट्सएप की दुनिया में, इसकी सच्चाई है। आरएसएस के नेता महात्मा गांधी के पुतले के नीचे दिखाई देते हैं। एक तरीके से ये भी दिखाने की कोशिश है कि महात्मा गांधी भी आरएसएस के विचारधारा वाले हैं या आरएसएस महात्मा गांधी के विचारधाराओं पर चल रही है। तो ये जो बोलते हैं भागवत और ऊपर के नेता, वो वास्तविक आरएसएस नहीं है। वास्तविक आरएसएस वो है जो शाखाओं में ट्रेनिंग दी जाती है। महात्मा गांधी और आरएसएस, इनके बीच का रिश्ता आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि गांधी के बारे में कितना भी इन्होंने नकारात्मक बोला है, गांधी को ये मिटा नहीं सके। पाकिस्तान कौन चाहता था और पार्टीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एनसीईआरटी की ओर से जो बातें आई हैं वो सही है या गलत? आरएसएस जैसे संगठनों ने देश में जो नफ़रत फैलाई, उसी के कारण हमको अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। जब भी भगत सिंह जी का या तो जन्मदिन आता है या फिर 23 मार्च आ जाता है जिस दिन वो शहीद हुए थे, एक बात बार बार आती है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो बचा लेते, गांधी नेहरू नहीं चाहते थे इसलिए भगत सिंह की मौत हुई है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? महात्मा गांधी ने 2 लेटर लिखे, एक लेटर और दूसरा लेटर, दोनों जगह एक ही मान कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा को मुलतवी किया जाए। छावा जैसी मूवीज़ जो हैं, ये मुख्य उद्देश्य इनका यही है, नफ़रत फैलाओ। दोस्तों नमस्कार और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। दर्शकों, अगर आपको मैं कहूं कि ये एपिसोड क्यों हम शूट कर रहे हैं तो उसके लिए पिछले 1-1.5 हफ्ते में कुछ चीज़ें हुई हैं, कई चीज़ें सोशल मीडिया पर हमने देखा जिसके वजह से मुझे लगा कि इस एपिसोड को किया जाना चाहिए। 1-2 हफ्ते पहले मैं और मेरी वाइफ पूर्वा हम गए थे एक बुक स्टोर पर और वहाँ पर भी हमने देखा कि जिस तरह की किताबें आ रही हैं वो कहीं ना कहीं अभी जो मौजूदा सरकार है उनके फेवर की किताबें आ रही हैं और उसे देखते हुए इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जा रहा है अभी के पॉलिटिकल पार्टीज को बेनिफिट करने के लिए। ये कम था कि उसके बाद हमने देखा कि आरएसएस की ओर से एक आंदोलन किया जाता है, आरएसएस की ओर से एक रैली निकाली जाती है और मोहन भागवत सर संघ चालक उनकी ओर से इस रैली के समय वो महात्मा गांधी के पुतले को नमन करते हैं। अभी अपने आप में कितना पैराडॉक्स है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। ये कम था कि हमने देखा कि सरदार भगत सिंह की जब जन्मदिन उनका आता है हर बार ये सवाल उठने लग जाता है कि महात्मा गांधी अगर चाहते तो सरदार भगत सिंह को बचा सकते थे, उन्होंने उसे नहीं बचाया, इसमें क्या सच्चाई है? ये कम हुआ कि हमने देखा कि परेश रावल जो बॉलीवुड के एक्टर हैं, भारतीय जनता पार्टी से सांसद रह चुके हैं, उनकी एक फिल्म आ रही है ताज नामक, और उस ताज स्टोरी में एक जो तस्वीर आई है उसमें परेश रावल ताजमहल को ऐसा खोलते हैं और उसके अंदर से शंकर भगवान की प्रतिमा दिखाई देती है। एक तरीके से जो एक नैरेटिव रहा है तेजो महल, उस तरह का नैरेटिव यहाँ पर देखने मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें हमने देखी और मैं जिनके पास हमेशा जाता हूँ जब ऐसी बातें होती है, मैंने कहा सर हमें आपके साथ में इंटरव्यू करना है ताकि हम इन तमाम मुद्दों पर बात कर सकें, लोगों में क्लैरिटी ला सकें। दर्शकों, आज हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, राम पुनियानी सर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ आए हैं। राम पुनियानी सर आईआईटी बॉम्बे में प्रोफेसर रह चुके हैं, वो एमडी एमबीबीएस के साथ साथ एमडी भी वो रह चुके हैं। वो हमेशा ये कहते हैं सर आप कि आप अपने आप को हिस्टोरियन नहीं मानते, लेकिन हर कोई आपसे हिस्ट्री के बारे में हमेशा बात करता रहता है। एक आईआईटी के प्रोफेसर जिन्होंने एमबीबीएस एमडी किया है, आप इतिहास के बारे में क्यों आप इतने इंटरेस्टेड हुए नंबर 1, और क्यों आपको लगा कि इतिहास बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब अब हो रहा है जो कुछ देश में उसे देखते हुए? देखिए, एक पहले मैं बता दूं कि मुझे सामाजिक मुद्दों से काफ़ी प्रतिबद्धता थी, कमिटमेंट एक सोसाइटी के लिए था। तो पहले मैं बम्बई में आया तो अपनी नौकरी के साथ साथ मज़दूर आंदोलन से जुड़ता था और उनकी कुछ मदद करने की कोशिश करता था नौकरी पे रहते हुए। और फिर ये सब चल रहा था तो मैं सोचा था कि भाई जो समाज में मुद्दे हैं उनको लेना चाहिए। फिर 6 दिसंबर 1992 हुआ। उसके पहले तक मुझे लगता था ये सांप्रदायिकता, हिंदू मुस्लिम क्या प्रॉब्लम है, ये ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, सोसाइटी डेवलप होगी, समाज का विकास होगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। 6 दिसंबर 1992 को रात को
मैं जब देख रहा था टीवी पे बाबरी मस्जिद कैसे गिराई जा रही है, तो मुझे लगा कि ये मामला छोटा मोटा नहीं है, ये इसके पीछे राजनीति है। और मेरी जो भी समझ थी उसी रात को मुझे लगा कि ये 3-4 चीज़ों के लिए ख़तरनाक है, इस प्रकार की राजनीति, धर्म के नाम की राजनीति। पहला तो ये मुसलमानों को एक प्रकार से मार्जिनलाइज करेगी, उनको दुय्यम दर्जे का नागरिक बनाएगी। दूसरा, यहाँ के जो दलित, महिला, आदिवासी और मज़दूर हैं, इनको हाशिए पे डालेगी। ये चीज़ें मेरे दिमाग में पुरानी समझ के आधार पे आई। तो उस दिन से मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया, सोच समझ कर डिसीजन लिया कि अब मैं अपनी नौकरी के साथ साथ ये मुद्दे को समझने की कोशिश करूँगा कि ये मुद्दा आखिर है क्या। तो उस समय मैं आईआईटी में था। तो आईआईटी में जैसे फिल्म क्लब फ्राइडे के फ्राइडे सब स्टूडेंट्स आते हैं, फैकल्टी आती है, तो आने के समय वो चिल्लाते थे जय श्री राम। आईआईटी में? आईआईटी में अच्छा। जाने के समय चिल्लाते थे जय श्री राम। कुछ भी हो अल्लाह आक्रामक करना है ऐसे बोलने के लिए, तो ये नारा लगाते थे। और साथ साथ मुंबई में, उस समय मुंबई में एक नारा बहुत प्रचलित हो रहा था, बाबर की औलाद, जाओ पाकिस्तान या कब्रिस्तान, ऐसा बोल रहे थे। और उसी के साथ साथ एक चीज़ को लोकप्रिय बनाया गया कि मुसलमान राजाओं ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का अपमान किया। ये चीज़ें चारों तरफ चल रही थी। तो मैंने कहा इसका गहराई से अध्ययन करना चाहिए, क्योंकि मेरी जितनी समझ थी कि राजा ज़्यादातर सत्ता और संपत्ति के लिए राज्य करते हैं, धर्म उनकी पॉलिसीज़ में एक थोड़ा मार्जिनल फैक्टर कभी कभी होता है। ये कई चीज़ों का जो स्कूल की पढ़ी हुई हिस्ट्री का मेरा देखने का एक तार्किक तरीका था। तो मैंने फिर ड्यूटी आवर्स के बाद मैं सोचा कि मैं इतिहास को थोड़ा गहराई से लेता हूँ। तो मध्ययुगीन भारत, ख़ास तौर से उस समय सतीश चंद्रा की किताबें और कुछ किताबें इधर जो आई थी, इन सवालों का जवाब देती थी, उनको मैंने नोट्स बना के, जैसे मेरी एग्ज़ाम हो वैसे मैंने स्टडी किया। तो मेरे सामने चित्र क्लियर होता गया कि ये इतिहास को क्यों उपयोग कर रहे हैं। और दूसरा क्या हुआ कि भाई जो मुसलमान राजाओं ने ख़राब किया या हिंदू राजाओं ने ख़राब किया, सभी राजा एक सरीके तो होते नहीं हैं, कोई धर्म राजाओं के नीतियों का आधार नहीं होता। तो इनके जो अच्छे बुरे काम थे उसका प्रतिबिंब आज के समाज पे क्यों डाला जा रहा है। एक राजा खराब मुसलमान राजा था तो उसके कारण आज के मुसलमान खराब हो गए। सही बात है। एक अच्छा मुसलमान राजा था तो क्या उसके कारण आज के मुसलमान अच्छे हो गए। वो तो खैर दूसरी बात तो लागू ही नहीं होती। और कोई हिंदू राजा ने बहुत सारे अपराध किए, हत्याएं की, सभी राजाओं ने की। उसके बाद में मेरे दिमाग में एक अभी एक विचार कौंधा कि राजा की महानता के बारे में इतने बोलते हैं और कोई राजा ने कत्लेआम किया तो उसकी निंदा करते हैं, पर जब राजा का चित्र बनाते हैं तो उसके हाथ की तलवार को भारी से भारी दिखाते हैं। वो तलवार कोई सब्ज़ी काटने के लिए तो होती नहीं है। सही बात है। तलवार तो लोगों की हत्या करने के लिए होती है। तो वहाँ से मैंने अध्ययन करने का शुरू किया और फिर मुझे महसूस हुआ, एक तो पाकिस्तान का उदाहरण सामने आया कि पाकिस्तान में उन्होंने इस इतिहास को कैसे डिस्टॉर्ट करके हिंदुओं को एकदम डेमोनाइज कर दिया, हिंदुओं को बहुत अपमानित तरीके से देखने लगे। और यहाँ मुझे दिखने लगा कि यहाँ के जो मुसलमान राजा, ख़ास तौर से मध्ययुगीन भारत के मुग़ल सम्राटों को, ख़ास तौर से बाकी मुसलमान राजाओं को भी, जैसे अलाउद्दीन खिलजी था वगैरह वगैरह, उनको भी एक नज़रिए से प्रस्तुत किया गया। और ये नज़रिया जो आया, ये भारत की जो सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, कला है, इससे उसका कोई लेना देना नहीं है। मैंने वो भी देखा कि आज़ादी के आंदोलन के दौरान भी 3 प्रकार की सामाजिक सोच विकसित की गई। एक सामाजिक सोच थी जो गांधी और नेहरू की थी कि भाई यहाँ की भारतीय सभ्यता है, इसी में सभी धर्म के लोग, सभी भाषाओं के लोग, सभी क्षेत्रों के लोग सदियों से मिलजुल कर रहते हैं। नेहरू ने तो उसको और भी आगे ले गए। डिस्कवरी ऑफ इंडिया में क्या कहते हैं, भारत एक स्लेट की तरह है, इस पे अलग अलग परतें, लेयर्स आए, पर नए आने वाले लेयर ने पुराने लेयर को ख़त्म नहीं किया। पुराने लेयर ने नए वाले को स्वीकार किया। कि भारत वो देश है। तो एक तरफ तो ये इतिहास आया, दूसरी तरफ मुस्लिम सांप्रदायिकता का इतिहास आया कि भाई हम तो मुसलमान हैं, हम तो यहाँ के राजा थे। तो मैंने उसी वाक्य पे अटक दिया
कि समाज में मुसलमान हैं तो राजा कितने प्रतिशत होंगे? सही बात है। 0.001 के करीब राजा होगा। उसका आम जो गरीब मुसलमान है, दस्तकार है, किसान है, उसका और उसका क्या मुकाबला? तो उन्होंने इस प्रकार की नफ़रत फैलाना चालू किया। और इधर हिंदू सांप्रदायिकता ने वही किया कि भाई हिंदू समाज तो बहुत अच्छा था, ये मुसलमान राजा आए, इन्होंने हमारे में जाति प्रथा लाई, इन्होंने हमारे में सती प्रथा लाई। तो ये इसका एक एक चीज़ का फिर मैं ये मोटा बैकग्राउंड था जिसमें मैंने इतिहास की चीज़ों को काफ़ी गहराई से लिया। और फिर जो भी मुद्दा आता था उसके बारे में मैं ऐसे ही लिखने नहीं बैठता था। पहले 1-2 दिन स्टडी करता था। तो मेरी लाइब्रेरी में, ये मेरी चौथी लाइब्रेरी है जो मैंने सेटअप की है। अच्छा। पहले मजदूर आंदोलन वाली थी, उसके पहले दूसरी थी। अब ये लाइब्रेरी में आधे से ज़्यादा किताबें इतिहास की हैं। अच्छा। क्योंकि ये सवाल आते हैं। सही बात है। तो आज दर्शकों देखिए, अभी आपने सुना पूरा बैकग्राउंड से सर ने बताया कि कैसे 90s के दशक में, सोचिए उस समय भी अगर आईआईटी में जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे थे तो तभी से आपको एक भाव पड़ना चाहिए था कि 2024-2025 में जो कुछ इस देश में हो रहा है उसकी नींव कब रखी गई। और जो सवाल सर के मन में तब थे वैसे सवाल आज भी इस देश में हो रहे हैं, और इसलिए आज हमने सर को बुलाया है। एक तरीके से ये हमारे लिए एक हिस्ट्री क्लास है सर, आपके लाइब्रेरी से धन्यवाद। हमारे यूट्यूब वीडियो के ज़रिए हम लोगों को ये हिस्ट्री क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दर्शकों इसकी शुरुआत करते हैं। सर कैसे कहाँ तक पहुँचे और कितना वेल रिसर्च ये हिस्ट्री क्लास होने वाला है ये आप समझिएगा। शुरुआत करते हैं सर, सबसे लेटेस्ट अभी जो मैंने आपको एक तस्वीर दिखाई, हम दर्शकों को भी दिखाते हैं। आरएसएस की 2 अक्टूबर को दशहरा रैली है, दशहरा में वो रैली करते हैं, और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की भी जयंती है। इस सबसे पहले एक रैली निकाली गई जहाँ पर हमने देखा मोहन भागवत भी उस रैली में रहते हैं, और आरएसएस के नेता महात्मा गांधी के पुतले के नीचे दिखाई देते हैं। एक तरीके से ये भी दिखाने की कोशिश है कि महात्मा गांधी भी आरएसएस के विचारधारा वाले हैं या आरएसएस महात्मा गांधी के विचारधाराओं पर चल रही है। एक कोशिश अब यहाँ पर की जा रही है। सालों तक इन्होंने महात्मा गांधी के नाम को खराब करने की कोशिश की। जो जब दुनिया में आप जाते थे तब गांधी की बात करते थे, देश में आके आप गोलवलकर की बात करने लग जाते थे। लेकिन अब ये जो कोशिश की जा रही है इसे किस तरह से देखा जाए? ये अपने आप में एक पैराडॉक्स है, नहीं है? महात्मा गांधी और आरएसएस, इनके बीच का रिश्ता आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक तो पहली बात ये है कि गांधी के बारे में कितना भी इन्होंने नकारात्मक बोला है, गांधी को ये मिटा नहीं सके। विदेशों में भी आज भारत की पहचान जो होती है वो गौतम बुद्ध और महात्मा गांधी से होती है। ये 2 भारत की ऐसी विभूतियाँ हैं जिनके कारण भारत दुनिया में जाना जाता है। तो गांधी का शुरू में जो इनकी शाखाओं में एक मॉड्यूल, ट्रेनिंग मॉड्यूल, शाखा इनकी एक कोर एलिमेंट है। तो ये जो बोलते हैं भागवत और ऊपर के नेता, वो वास्तविक आरएसएस नहीं है। वास्तविक आरएसएस वो है जो शाखाओं में ट्रेनिंग दी जाती है। तो मैं आपको खुद का अनुभव बताऊं, आप गए? मैं 1 दिन के लिए गया था। अच्छा। पहला और आखिरी दिन। अच्छा। उस भी दिन ऐसा हुआ कि मेरा जो बहुत प्रिय मित्र था वो जाता था शाखा में, बोले राम तुम भी चलो, खेलने में बहुत मज़ा आता है। मैंने कहा चलो खेले कूदे, तब तक ठीक था। तो शाखा के बाद जो प्रचारक महोदय थे उन्होंने गांधी और नेहरू की आलोचना करना शुरू कर दी। अच्छा। कि इनकी गलतियों के कारण ही आज भारत ये भुगत रहा है। ये बात कब की है? जब मैं आज से करीब 62-63 साल पहले की है। यानी यंग जब लोग रहते हैं तभी उनको अट्रैक्ट करते हैं बच्चे। अच्छा, आज से 62-63 साल पहले मैंने खुद का बता रहा हूँ। हाँ। तो इनका तो शुरू से मॉड्यूल वही रहा है। हाँ। 1925 से यही मॉड्यूल रहा है कि देखिए भाई, हम तो एक हिंदू राष्ट्र हैं और यहाँ मुसलमान विदेशी है, क्रिश्चियन विदेशी है, पर गांधी और नेहरू जैसे लोग बोलते हैं कि ये देश सबका है। ये देश सबका नहीं है, ये देश हिंदुओं का है। तो यानी गांधी के मन में गांधी के बारे में एक उन्होंने डाल दिया और ये पूरा बढ़ता गया। और जब मैंने नाथूराम गोडसे की किताब पढ़ी तो नाथूराम गोडसे का मुख्य जो आर्ग्यूमेंट है, जो उसने कोर्ट में बयान दिया था, कई बोलते हैं कि वो सावरकर का लिखा हुआ था, जो भी है उस पर मुझे आई डोंट नो मच, पर वो बयान में मुख्य तौर से यही है कि गांधी ने हिंदुओं का कितना नुकसान किया, गांधी ने मुसलमानों को कैसे सिर पे चढ़ाया कि वो अलग पाकिस्तान मांग रहे हैं, ये सब गांधी का दोष है। तो वही चीज़ें इनके इसमें भी चलती हैं। तो आज बात यह है कि
एक बार ये गांधी के बारे में उन्होंने प्रचलित कर दिया तो इनके मुंह बहुत सारे हैं। एक ज़बान से अभी भी गांधी की निंदा करेंगे और दूसरा ऐसा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और आज भी देश में कई लोग ऐसे हैं जो गांधी को मानते हैं। तो दोनों तरफ से इनकी, दोनों हाथों में मिठाई चाहिए, दोनों हाथों में लड्डू चाहिए। तो जो अपना ऑडियंस उनका है उसके लिए भाई गांधी ने हमको बर्बाद किया, और जो दूसरे हाथ का लड्डू है जो कुछ लोग हैं अभी भी जो गांधी को बहुत मानते हैं, तो भाई हम गांधी को भी देखिए आदर देते हैं। और वही विचारधारा, जैसे तुषार गांधी तो इसको बहुत स्पष्ट रूप से बोलते हैं कि यही विचारधारा ने महात्मा गांधी की हत्या की। तुषार गांधी का क्या बोलूं, सरदार पटेल, सरदार पटेल ने जब इनको बैन किया था तो सरदार पटेल ने पत्र में लिखा कि भाई आरएसएस जैसे संगठनों ने देश में जो नफ़रत फैलाई, उसी के कारण हमको अपना राष्ट्रपिता खोना पड़ा। ये सरदार पटेल ने कहा। सरदार पटेल ने कहा, और इन्होंने उनकी सबसे बड़ी प्रतिमा बना दी। क्योंकि अब ये कितने लोगों को पता होगा कि सरदार पटेल ने इनको बैन किया था, सरदार पटेल ने पत्र लिखा। उनको क्या चाहिए था प्रतिमा के लिए कि ऐसा व्यक्ति जो नेहरू से थोड़ा थोड़ा कोई अलग पॉलिसीज़ रखे। वैसे पटेल और नेहरू के जो संबंध बीच में, ये आपको मैं बता देता हूँ, इतने गहरे रिश्ते थे उनके कि एक बार जब अंतरिम सरकार बन रही थी, इलेक्शन के बाद तो रियल सरकार बनी, तो इंटरिम सरकार के लिए नेहरू प्राइम मिनिस्टर थे। नेहरू ने सरदार पटेल को पत्र लिखा कि मैं प्राइम मिनिस्टर एज्यूम कर रहा हूँ और मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरी कैबिनेट ज्वाइन कीजिए, और उसमें होम मिनिस्टर का ये देखिए। तो सरदार पटेल लिखते हैं कि आप मुझे इनवाइट क्यों कर रहे हो, आपको तो पता है मैं जन्म भर से आप और मैं साथ में काम किए हैं। अच्छा, हम दोनों ने महात्मा गांधी के पैरों पे बैठ के सीखा है। तो आपके जो भी, आप मेरे लीडर हैं, आप मेरे छोटे भाई हैं, आप मेरे लीडर हैं, मैं हमेशा, मेरी सर्विसेज आपके लिए उपलब्ध हैं। सरदार पटेल नेहरू के लिए लिखते हैं। अब सवाल ये है सोहित कि जब भी एक कोई अच्छा संगठन होता है उसमें विचारों में फ़र्क होना स्वाभाविक। सही बात है। अगर आपका अथॉरिटेरियन संगठन है, हिटलर ने जो बोला वो सब बोल रहे हैं, या इधर से किसी गुरुजी ने बोला वो सब बोल रहे हैं, वो एक प्रकार का संगठन होता है। एक जो लोकतांत्रिक संगठन में, इसका तो मैं बहुत सारी बातें बता सकता हूँ आपको। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस छोड़ के गए, कांग्रेस का लीडर गांधी, आज़ाद हिंद फौज बनाई। सही बात। रंगून से रेडियो पे भाषण देते हैं, बापू मैं आज़ाद हिंद फौज बना रहा हूँ, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और उनकी बटालियन का, पहली बटालियन का नाम गांधी बटालियन। सही बात है। दूसरे का नाम नेहरू बटालियन, तीसरे का नाम आज़ाद, ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद बटालियन। तो ये बड़े लोगों में मतभेद होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। पार्टीशन के समय भी ऐसे हुआ, मौलाना आज़ाद ने कहा पार्टीशन नहीं होना चाहिए, पटेल और नेहरू मान गए थे। तो मौलाना आज़ाद ने गांधी को लिखा कि भाई देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। तो इसलिए गांधी वहाँ से नोआखाली से वापस आए कि पार्टीशन नहीं होना चाहिए। तो मैं बोलने का तात्पर्य यह है कि एक खुले संगठन में जो लोकतांत्रिक तरीके पे काम करता है, बड़े नेताओं में कहीं कहीं मतभेद होते हैं, पर सामान्य बातें ज़्यादा होती हैं। सुभाष चंद्र बोस को भी एक लोकतांत्रिक राष्ट्र चाहिए था, गांधी को भी वही चाहिए था, मौलाना आज़ाद को भी वही चाहिए था, नेहरू और पटेल को भी वही चाहिए था। छोटी मोटी बातों में, जूनागढ़ में पहले चुनाव कराएं कि बाद में चुनाव कराएं, इसमें मतभेद हो सकता है, पर बाकी मोटे तौर पे साथ में। लेकिन आज दर्शकों देखिए किस तरह से दिखाया जाता है मानो कि नेहरू और पटेल के बीच में दुश्मनी थी, कैसे सुभाष चंद्र बोस के साथ नाइंसाफ़ी की गई। तो ये जो चीज़ें हैं उसी पर हम क्लैरिटी चाह रहे थे। और सर उसमें आपने जो एक बात कही उसी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ। ये आरएसएस के लोग जो आप कह रहे थे 60-62 साल पहले, आपने भी जो शाखा में सुना कि उनकी ओर से कहा जा रहा था कि जो पार्टीशन है उसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार है। अब भी एनसीईआरटी की ओर से पिछले महीने जो एक पार्टीशन हॉरर डे के तौर पर एक पत्र निकाला गया, उसमें कहा गया कि पार्टीशन के लिए 3 लोग जिम्मेदार हैं, जिन्ना, कांग्रेस और माउंटबेटन। अब इसे दबी जबान में लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने देश का विभाजन किया, महात्मा गांधी ने ये किया, महात्मा गांधी ने वो किया, बंगाल में जो कुछ हुआ या जो बाद में जाकर बांग्लादेश बना वो महात्मा गांधी ने किया। हर चीज़ के लिए जिम्मेदार पहले नेहरू होते हैं और गांधी होते हैं।
मैं चाह रहा था कि यहाँ पर हम, क्योंकि पार्टीशन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान कौन चाहता था और पार्टीशन के लिए जिम्मेदार कौन है? ये एनसीईआरटी की ओर से जो बातें आई हैं वो सही है या गलत? देखिए, एनसीईआरटी की तरफ से जो बातें हैं कि भाई जिन्ना ने मांग रखी, कांग्रेस ने स्वीकार किया, माउंटबेटन ने इम्प्लीमेंट किया, इन शॉर्ट। पर ये बहुत ही उथला तरीका है, टोटली गलत तरीका है। पार्टीशन के लिए देखिए यहाँ क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने जब ख़ास तौर से 1857 के बाद यहाँ जो हिंदू मुस्लिम एकता, 1857 का मुख्य हॉलमार्क क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुसलमान है, यानी मुसलमान जनरल है तो सिपाही हिंदू है, हिंदू जनरल है तो सिपाही मुसलमान मिलके सब लड़े। झांसी रानी के साथ उनका जो सेनापति था वो मुसलमान था। ये सब पूरा यहाँ का देखकर उन्होंने यहाँ डिवाइड करने का, डिवाइड एंड रूल, तोड़ो और राज करो की नीति लगाई। और उसके चलते उन्होंने इतिहास को ऐसा प्रस्तुत किया कि जैसे मुसलमान राजा ये हिंदुओं के खिलाफ थे, हिंदू राजा मुसलमानों के खिलाफ थे। और ब्रिटिश का थोड़ा गुस्सा ज़्यादा मुसलमानों पे ज़्यादा था, थोड़ा ज़्यादा। क्यों? इसलिए क्योंकि एक तो सत्ता हथियाने में, जब अंग्रेज़ों सत्ता हथियाई, ज़्यादातर जगहों पर तो मुगलों का राज, मुसलमान राजाओं का राज्य था एक वो, और उनका वो जो थर्ड क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड के साथ जो ओवरऑल मेंटालिटी थी क्रिश्चियन राजाओं की, वो इस्लाम के खिलाफ वहाँ से उनका एक थोड़ा सा था, तो थोड़ा ज़्यादा उन्होंने इसके हिसाब से किया। तो वो ये जब उन्होंने हिस्ट्री लिखवाई, पहले जेम्स मिल की हिस्ट्री 1818 में ही आ गई थी, इलियट एंड डॉसन को उन्होंने स्पॉन्सर किया 25,000 रुपये देकर उस समय कि भाई आप इतिहास लिखाओ। इन्होंने 25,000 रुपये कोट किया। तो वो कहते हैं कि भाई आप इतनी कीमत ले रहे हो एक किताब लिखने के लिए? बोले ये किताब को आप 25,000 देंगे पर इससे आप करोड़ों करोड़ों रुपए का कमाएंगे। तो उसमें उन्होंने क्या किया, सरल तौर पे राजा के जो चारण, भाट, कवि, उनके दरबार के लोग थे, उनके इतिहास को उठा लिया। अब राजा का चारण, भाट, कवि कैसा इतिहास लिखेगा? राजा का क्रिटिकल तो करेगा। सही बात है। जनरली कहेगा मेरे राजा ने इतना अच्छा है, मुसलमान है कि पड़ोसी राज्य पर हमला करके उसने इस्लाम को वहाँ फैलाया। वो ये नहीं कहेगा कि उसने राज्य को फैलाया, वो इस्लाम को फैलाया। तो वैसी चीज़ों को पकड़ के इलियट एंड डॉसन के मल्टी वॉल्यूम हिस्ट्री आई, ये प्रचलित हुई। और ये प्रचलित होने के साथ साथ ब्रिटिश के अधिकारियों ने भी ये पॉलिसी ली कि जहाँ भी मौका मिले हिंदू मुसलमान के बीच में भेद डालो। इसके बहुत सारे ये अपनी जो काटजू है ना, अभी रिटायर्ड जस्टिस काटजू, उन्होंने इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं कि कैसे भी जब ब्रिटिश ऑफिसर का कुछ सामने आता था तो वो इस प्रकार से एक दूसरे को प्रेरित करते थे। और एक्चुअली बाबरी मस्जिद का मुद्दा जो था उसमें भी उन्होंने इसका इस्तेमाल किया कि जैसे बाबरी मस्जिद के बाहर चबूतरा बनाना था तो उन्होंने पुरोहित लोगों को एनकरेज किया क्या हो, तो वहाँ से वो लीगल डिस्प्यूट शुरू हो गया। तो इन मतलब मेरे कहने का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जगह जगह जहाँ मौका मिले उन्होंने डिवाइड एंड रूल नीति लगाई। और सबसे बड़ी डिवाइड एंड रूल नीति यहाँ आई सोहित कि जब पहले हिंदू राजा मुसलमान राजा एक तरफ और भगत सिंह, अंबेडकर, गांधी ये एक तरफ, राजा एक तरफ और ये एक तरफ, ये हाँ। तो राजा नवाबों ने मिलके पहले बनाया यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक एसोसिएशन। अच्छा। उन्होंने कहा हमारा धर्म कहता है कि अपने राजा के प्रति वफादार रहो। दे प्लेज देयर लॉयल्टी टू द ब्रिटिश क्वीन। और जब उन्होंने लॉयल्टी प्लेज की, बाद में अंग्रेज़ों ने देखा इसमें हिंदू राजा भी है, मुसलमान भी राजा है। तो 1906 में लॉर्ड एल्फिस्टन, इफ़ आई एम राइट, ने इसके मुस्लिम कंपोनेंट को बुलाया कि आप आइए शिमला में उनकी राजधानी होती थी समर में, आप आइए, आप तो मुसलमानों के प्रतिनिधि है। अब देखिए उसके वाक्य को जरा एनालाइज करो, राजा का भी प्रतिनिधि नहीं होता। हाँ। वो तो सबसे टॉप मोस्ट अथॉरिटी द्वारा अपॉइंटेड होता है। भाई को मार के बनता है या बाप को कैद करके बनता है, जो भी तरीके से राजा, आप तो मुसलमानों के प्रतिनिधि है, तो बताइए आपको क्या क्या चाहिए। तो हाँ, उन्होंने अपनी कुछ मांगे रखी कि भाई सिंध को इधर से बम्बई से अंदर अलग कर दो, इसको बंगाल का पार्टीशन कर दो, ये कर दो, वगैरह वगैरह उनकी मांगे बनी। तो वहाँ से मुस्लिम लीग बन गए। और इधर समांतर, बोथ वर पैरेलल, जो हिंदू राजा और जमींदार थे उन्होंने पहले बनाया पंजाब हिंदू सभा,
बाद में बताया हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा का हम बाद में इसको भी थोड़ा सा टच करेंगे। हिंदू महासभा ने तो मुस्लिम लीग ने बात की, मुस्लिम राष्ट्र की, कि भाई हम तो जब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया, राज किया, तब से हम एक मुस्लिम नेशन है। हिंदू महासभा वालों ने बोला अरे हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं। अनादिकाल से, अनादिकाल। अब अनादिकाल हमको ले जाएगा कहाँ, डार्विन तक, इसीलिए डार्विन को किताबों से निकाल दिया शायद। एनीवे वो अलग बात है। तो ये जो इन्होंने ब्रिटिश ने नींव डाली, इसी में कई मुस्लिम लीग के एलिमेंट्स ये बात करने लग गए, पाकिस्तान की कल्पना करने लग गए। वो भी सबसे पहले कल्पना 1930 में, उसके पहले 1923 में अपने बड़े वीर सावरकर ने जब वो जेल में थे, वहीं से एक किताब लिखी थी हिंदुत्व और जो भी उसका नाम है, उसमें उन्होंने कहा इस देश में दो राष्ट्र हैं। टू नेशन थ्योरी सावरकर ने पहले रखी। 1930 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द कॉइन किया। तो सावरकर क्या बोलते हैं, हिंदू राष्ट्र एक है, मुस्लिम राष्ट्र एक है, और क्योंकि हिंदू राष्ट्र बड़ा है इसलिए मुस्लिम राष्ट्र को उसके मातहत रहना पड़ेगा। तो मुस्लिम लीग वाले बोले हम आपके मातहत क्यों रहेंगे, हमको तो फिर अलग ही देश दे दो। तो वहाँ से बात चालू हुई, पर लोगों ने ज़्यादा उसको स्वीकार नहीं किया, और फिर ये दोनों तरफ से चीज़ें पैरेलल चली। और इसी में फिर कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसमें जिन्ना सहमत नहीं होते थे। तो उसके बाद 1940 में 1937 में हिंदू महासभा ने ये प्रस्ताव के रूप में रखा। पहले किताब के रूप में था 1923 में। 1937 में जब हिंदू महासभा का अधिवेशन हुआ तो उसमें उन्होंने एक प्रस्ताव के रूप में रखा, प्रपोजल रखा कि हम मोहम्मद अली जिन्ना के इस बात से सहमत हैं कि यहाँ दो राष्ट्र हैं, और अगर यहाँ दो राष्ट्र हैं तो गांधी नेहरू की बात कि ये एक ही राष्ट्र है वो गिर जाती है। दैट इज़ नॉट ट्रू। तो इसके बाद फिर 1940 में इन्होंने अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव रखा, और अलग पाकिस्तान के प्रस्ताव के पीछे भी कुछ ब्रिटिश ऑफिसर भी थे जो जिन्ना के साथ रहते थे। और इधर हिंदू महासभा RSS ने कहा अलग राष्ट्र का सवाल ही नहीं है, इसी राष्ट्र में रहना है। और इसी बीच जब फिर वो आते हैं कौन, गोलवलकर, तो वो अब किताब लिखते हैं वी आर आवर नेशन हुड डिफाइन। तो वो तो कहते हैं भाई कि ये देश हिंदुओं का है, मुसलमान विदेशी हैं, क्रिश्चियन विदेशी हैं। सावरकर ने पहले ही बोल के रखा था पितृभूमि पुण्य भूमि जिनकी यहाँ है वो यहाँ के वास्तविक नागरिक हैं, बाकी लोगों को इसके मातहत रहना पड़ेगा। गोलवलकर ने उसको और क्लियर कर दिया कि जर्मनी ने जैसे यहूदियों का सफाया किया वही अच्छे राष्ट्र को बनाने का एक तरीका है, और वही रास्ता हमको अपनाना पड़ेगा। अब ऐसा पढ़ के तो मुस्लिम लीग ने बोला भैया तुम अपना राष्ट्र संभालो, हम अपना राष्ट्र चाहते। तो ये मुझे लगता है कि दो सांप्रदायिक ताकतें, इसको मैं एक ट्रायंगल के रूप में देखता हूँ। इसके ट्रायंगल का बेस आधार जो है वह है ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और ट्रायंगल के दूसरे दो भाग हैं हिंदू सांप्रदायिकता और मुस्लिम सांप्रदायिकता। अब ये गहरी बात है। ऑपरेशनली क्या हुआ, ऑपरेशनली ऐसा हुआ कि ब्रिटिश की एक और चाल थी। ब्रिटिश की चाल ये थी कि अगर हमको, क्योंकि 1942 बहुत बड़ा ये हुआ विद्रोह, और उधर से फिर आज़ाद हिंद फौज, फिर रॉयल इंडियन नेवीज़ म्यूटिनी, करेक्ट। तो ये सब सोच के उन्होंने बोला अब यहाँ राज करना तो मुश्किल है, पर इसको ऐसे ही छोड़ के जाएंगे तो ये तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। पूरा जो देश एक साथ, इतना बड़ा देश, ये तो बहुत बड़ी ताकत बन जाएगी। और फिर हमारे आर्थिक और राजनीतिक हितों का क्या होगा। राजनीतिक हित क्या था, इधर वेस्ट में तेल के कुएं हैं, करेक्ट, तो उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे। तो तेल पे तो इनकी नज़र है तेल यानी सबसे ब्लैक गोल्ड, रियल में ब्लैक गोल्ड था। तो उन्होंने फिर सोचा अगर भारत को आज़ादी देना ही है तो इसको दो टुकड़ों में बांट, इसीलिए इसको माउंट बेटन प्लान कहते हैं, माउंट बेटन प्लान। और इसका मुख्य आधार ये था कि जो मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया है वो पाकिस्तान बन जाएगा, और बाकी एरिया जिसमें हिंदू मुसलमान दोनों हैं वो इंडिया रहेगा। तो अब इसमें ऑपरेशनल पॉइंट ये आया जब माउंट बेटन आए, इंटरिम गवर्नमेंट बनी, तो उन्होंने कहा कि भाई पाकिस्तान की मांग हम स्वीकार करते हैं। नेहरू को समझ भी नहीं आया ये क्या बात कर रहा है। पटेल वाज शार्प,
उन्होंने सोचा और बोला हाँ ठीक है। ठीक क्यों है भाई? क्योंकि इंटरिम गवर्नमेंट जब चल रही थी तो मुस्लिम लीग का जो मेंबर था वो फिनेंस मिनिस्टर था, और नेहरू और पटेल यहाँ लैंड रिफॉर्म लाना चाहते थे, आर्थिक नीतियाँ बदलना चाहते थे, वो हर एक चीज़ ब्लॉक कर देता था। तो इसीलिए जब गांधी जी मिलने आए पटेल को कि भाई पार्टीशन की बात को मत मानो, तो बोले इनके साथ काम करना मुश्किल है, अगर कम से कम हम अलग रहे तो लैंड रिफॉर्म्स लाएंगे, सेंट्रलाइज प्लानिंग। नेहरू की आइडिया थी सेंट्रलाइज प्लानिंग की, और पटेल की आइडिया थी एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल स्टेट की। उसके पहले जो चल रहा था क्रिप्स मिशन और दूसरे कैबिनेट मिशन प्लान, वो सब सेंटर को वीक रख रहे थे। और नेहरू और पटेल, फिर नेहरू ने भी कहा कि भाई ये तो मेरे जो सपना है एक सोशलिस्ट स्टेट का, वो तो इसमें हो नहीं सकता। तो उन्होंने फिर इसलिए पार्टीशन की बात मानी। और तीसरा ये था कि तीसरा जो ब्रिटिश का कारण था इनहेरेंट, जो स्पेल आउट नहीं करते थे, कि इंडिया के ज़्यादातर जो फ्रीडम फाइटर्स लीड में हैं वो तो सोशलिस्ट है। नेहरू को देखो, सुभाष बोस को देखो, जयप्रकाश नारायण को देखो, राम मनोहर लोहिया को देखो। सोशलिस्ट कहेंगे या कम्युनिस्ट कहेंगे? कम्युनिस्ट का रोल थोड़ा सा डिफरेंट था। ये सोशलिस्ट थे। नेहरू भी कभी कम्युनिज्म को उन्होंने रिस्पेक्ट किया, पर ही वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट। अच्छा, तो सुभाष चंद्र बोस स्ट्रॉन्गर सोशलिस्ट, उन्होंने तो फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाई जो लेफ्ट के इसमें, तो इनको कम्युनिस्ट नहीं कह सकते। तो ये सब सोशलिस्ट, ये सब सोशलिस्ट। अच्छा, ये सोशलिस्ट हैं, तो ये किसके साथ अलाय करेंगे ग्लोबल वर्ल्ड में? रशिया के साथ। एक तरफ अमेरिका है, यूएसएसआर है, तो यूएसआर के साथ अलाय करेंगे। तो भारत को डिवाइड कर दो तो एक टुकड़ा जो रहेगा, इधर ये रहेंगे फ्रीडम फाइटर के लीडर्स, उधर वो रहेंगे जमींदार वगैरह वगैरह, उनके माध्यम से हम अपना स्वार्थ यहाँ, अपना उल्लू यहाँ सीधा करेंगे जी। तो मेरे हिसाब से एनसीईआरटी ने जो कहा बहुत सुपरफिशियल है, टोटली रॉन्ग है। तो आप क्या मानते हैं? जैसे यहाँ पे लिखा है जिन्हा कांग्रेस और माउंटबेटन जिम्मेदार हैं पार्टीशन के लिए, आपके अनुसार कौन जिम्मेदार है पार्टीशन? मेरे हिसाब से सबसे बड़ा जो जिम्मेदार है वो ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल इम्प्लीमेंटेड फाइनली बाई माउंटबेटन, उसके बाद मुस्लिम कम्युनल स्ट्रीम, और उसके बाद हिंदू कम्युनल स्ट्रीम जी। क्योंकि हिंदू कम्युनल स्ट्रीम भी तो बोल रही थी कि ये हिंदू राष्ट्र है, यानी हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और लॉर्ड माउंटबेटन एंड ब्रिटिश, यानी उनको एक ही अगर माने तो ये तीन लोग जिम्मेदार हैं जो एनसीईआरटी की बात हुई। तो ये दर्शकों आपने सुना, बहुत गहराई से बताया गया कि उस समय हुआ क्या था, और बहुत आसानी से कह दिया जाता है कि अगर पाकिस्तान बना है तो इसके लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार हैं, जबकि सच्चाई हमने सुनी। सर, क्योंकि महात्मा गांधी की बात निकली ही है तो एक और बात जो महात्मा गांधी को लेकर हो रही है, अभी हाल ही में भगत सिंह जी का जन्मदिन आया था, और हर बार जब भी भगत सिंह जी का या तो जन्मदिन आता है या फिर 23 मार्च आ जाता है जिस दिन वो शहीद हुए थे, एक बात बार बार आती है कि अगर महात्मा गांधी चाहते तो बचा लेते, गांधी नेहरू नहीं चाहते थे इसलिए भगत सिंह की मौत हुई है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? ये कहना सही है, गलत है? इतिहास के अनुसार इसे कैसे देखा जाए? देखिए, इतिहास के अनुसार आप देखें तो जो हमारे क्रांतिकारी थे, देश के लिए उनका कमिटमेंट, उनका त्याग, उसका कोई मुकाबला हो ही नहीं सकता। पर इनमें जो शुरू में इन्होंने रास्ता चुना था कि अहिंसा के माध्यम से, हिंसा के माध्यम से हम प्राप्त कर लेंगे, फिर बाद में उन्होंने देखा सॉन्डर्स का वध हुआ, उसके बाद सब ठंडा हो गया, काकोरी कांड हुआ, फिर से ठंडा हो गया, पुनर्विचार हुआ। भगवती चरण वर्मा ने इस बात को रखा कि हमारे आगे का रास्ता क्या होना चाहिए, और आगे के रास्ते में फ़िलॉसफी ऑफ बॉम्ब एंड बॉम्ब का तरीका। तो उन्होंने कहा कि केवल रिवॉल्वर और बॉम्ब से क्रांति नहीं आ सकती, और बाद में ये लोग इस निष्कर्ष पे आए कि जन आंदोलन के माध्यम से ही समाज में परिवर्तन आ सकता है। और जैसे एक छोटी सी बात पहले कह दूं कि कीर्ति नाम की पत्रिका में भगत सिंह ने एक लेख लिखा कि आज के सबसे बेहतर लीडर कौन है। उन्होंने दो को कंपेयर किया, एक सुभाष चंद्र बोस और दूसरा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा। बोले सुभाष चंद्र बोस हैं, बहुत अच्छे हैं, पर वो थोड़ा सा ये हैं, जल्दबाजी वाले हैं और थोड़ा इधर उधर सरक जाते हैं, जबकि जवाहरलाल नेहरू काफ़ी रैशनल हैं, वैज्ञानिक सोच वाले हैं, और उनका प्रभाव जनता पे बहुत अच्छा पड़ता है। तो उन्होंने आखिर में ये लिखा को थोड़ा सा सर्टिफाई किया। अब इधर क्या हुआ कि जब भगत सिंह जब जेल में गए, हंगर स्ट्राइक किया,
पहले तो ये भी बता दूं कि भगत सिंह जब जेल में थे तो उनके पिता किशन सिंह मिलने आए और बोले, बेटा तू तो अभी छोटा है, तेरी शादी भी नहीं हुई, अंग्रेज़ों से माफ़ी मांग ले तो तू अपन चैन से रहेंगे। तो उसने काफ़ी नाराज़ हो गए, बोले माफ़ी मांगने का तो सवाल ही नहीं उठता। उन्होंने, भगत सिंह ने तो बाद में ये भी कहा कि माफ़ी मांगने का क्या सवाल है, हम तो चाहते हैं कि हम क्रांतिकारी हैं और ब्रिटिश हमको फांसी न देकर फायरिंग स्क्वाड के सामने मरवाए। जी जी, ये भगत सिंह ने कहा। और फिर इसके बाद गांधी, ये जो 1930 का जो आंदोलन हुआ, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके कारण बहुत सारे इंडियंस जेल में गए, बहुत सारे लोग ये थे। तो उस समय लॉर्ड इरविन आए थे, गांधी से उनका एक वार्तालाप जो था, और ये वार्तालाप इसके लिए था कि आज़ादी के आंदोलन में ये जो लोग जेल में हैं उनका क्या करना है, उनको छोड़ना कैसे, वगैरह वगैरह, इन बातों पे चर्चा थी। तो इसी दौरान भगत सिंह की जो फांसी कंफर्म की थी और एक ट्राइब्यूनल बैठा था भगत सिंह की फांसी को कंफर्म करने के लिए। तो पहले जब ये बात आई तो गांधी ने कहा कि भाई अभी तो ट्राइब्यूनल बैठा है, ट्राइब्यूनल जब हो जाएगा तो हम उसके बाद इसके लिए कोशिश करेंगे। तो ट्राइब्यूनल के बाद तुरंत फिर महात्मा गांधी ने लॉर्ड इरविन को लेटर लिखा कि ये जो भगत सिंह है ये बहुत क्रांतिकारी है, ये देशभक्त है और इसकी फांसी की सज़ा रद्द होना चाहिए। अब लॉर्ड इरविन को जो लेटर लिखा, बाद में लॉर्ड इरविन ने फेयरवेल स्पीच में कहा या कहीं लिखा कि बोले जब गांधी जैसे अहिंसा के मानने वाले ने ये पत्र लिखा तो मैंने कहा इस पर सोचना चाहिए। उन्होंने सोचना चालू किया। उधर शायद ब्रिटिश सरकार को भी लिखा होगा कि मैं सोच रहा हूँ ये करूँ। बीच में क्या हुआ, पंजाब में जो भी ब्रिटिश ऑफिसर्स थे उन्होंने कहा अगर आपने फांसी की सज़ा को माफ़ कर दिया तो हम सब अपनी इससे रिज़ाइन कर देंगे, ड्यूटीज से अपने रिज़ाइन कर देंगे। तो इस बात से लॉर्ड इरविन पीछे हट गए। तो जो वो कंसिडर कर रहे थे महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी ने 2 लेटर लिखे, एक लेटर और दूसरा लेटर, दोनों जगह एक ही मान कि भगत सिंह की फांसी की सज़ा को मुलतवी किया जाए और या फिर उसको कम किया जाए। तो इससे ज़्यादा तो गांधी कुछ कर नहीं सकते थे। तो क्योंकि इधर सवाल दूसरा था, हज़ारों लाखों लोग जेल में थे, लॉर्ड इरविन के साथ समझौता करना भी ज़रूरी था लोगों को छुड़ाने के लिए। तो उन्होंने फिर आखिर में 2 लेटर लिखे जिसके बारे में लोग बहुत कम बोलते हैं। इसके बाद 1931 में भगत सिंह की फांसी के थोड़े दिन बाद कराची में कांग्रेस हुई, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। तो उसमें गांधी के निर्देशन में एक रेजोल्यूशन पास हुआ कि कांग्रेस पार्टी भगत सिंह की फांसी का पूरा निषेध करती है। क्योंकि लोग ये भी बोलते हैं कि रेजोल्यूशन पास हुआ तो गांधी ने उसका विरोध किया। एक्चुअली पूरा जो रेजोल्यूशन पास हुआ महात्मा गांधी नहीं लाया था। और दूसरा, भगत सिंह ने जो किशन सिंह उनके पिता के साथ बात की, उस बात में उन्होंने ये भी कहा कि भाई आप आगे, मैं तो नहीं रहूँगा पर आप भारत की आज़ादी की लड़ाई में जनरल का साथ दीजिए। ये मेरा स्रोत क्या है, क्योंकि अभी के एक वीडियो में मैंने गलत से कह दिया था कि भगत सिंह ने लेटर लिखा था, गलत लेटर में नहीं है, वो किशन सिंह के 1931 कांग्रेस अधिवेशन में उन्होंने भाषण में कहा, अच्छा, कि मेरे बेटे ने कहा है इस आज़ादी की लड़ाई में आप जनरल का साथ दीजिए। जनरल कौन? महात्मा गांधी। अच्छा, आज़ादी के आंदोलन करने लीड कौन कर रहा है? महात्मा गांधी। तो बाद में उनको कांग्रेस के टिकट पे वो इलेक्शन भी लड़े और ये सब। तो भगत सिंह भी गांधी का काफ़ी रिस्पेक्ट करते थे। और गांधी ने भी, जो आप रेजोल्यूशन पढ़िए 1931 का जो रेजोल्यूशन था, उसमें भगत सिंह की बहुत तारीफ़ की, बहुत तारीफ़ की। तो ये भी एक जो झूठ फैलाया जाता है, मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम ये जो अभी पूरे तथ्यों के साथ सच्चाई रखी है उससे तो आपको समझ में आएगा कि महात्मा गांधी जितना चाह सकते थे और जितनी कोशिश कर सकते थे, तमाम कोशिश उन्होंने की ताकि भगत सिंह को बचाया जा सके, और उनकी ओर से पूरी कोशिश होने के बावजूद नहीं बचा सके, ये बात सच है। लेकिन ये कहना गलत होगा कि महात्मा गांधी ने चाहा तो भगत सिंह को बचा सकते थे लेकिन नहीं बचाया। ये बात क्योंकि अब हमने कर ली है सर, तो एक दूसरे बात पर हम चलते हैं जिसकी शुरुआत में मैंने जिक्र की। अभी एक फिल्म आ रही है, परेश रावल की फिल्म आ रही है, उसका पोस्टर भी आपको मैंने दिखाया, जहाँ पर जो
टॉप पोर्शन होता है ताजमहल का, जो पोर्शन है वो ऐसा खोलते हुए दिख रहे हैं और अंदर से वहाँ से शंकर भगवान की एक प्रतिमा ऐसे आ रही है, वैसा दिखाई देता है गुंबज को खोलते हैं। तो ये तो एक आर्ग्यूमेंट रहा है कि ताजमहल क्या तेजो महल था। क्यों ताजमहल को लेकर इतनी सारी बातें आती हैं? नंबर 1, अब इसके ऊपर मूवी भी आ रही है, क्यों बार बार ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं? जैसे राम मंदिर जहाँ पर बना वो बाबरी मस्जिद को ढहा कर कहते हैं उससे पहले मंदिर था। अब तो खुद जो हमारे चंद्रचूड़ साहब तो वो कह चुके हैं कि पहले तो आपने मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई थी, जबकि जब उन्होंने फैसला दिया था तब उन्होंने ऐसा कहा नहीं। बहरहाल ताजमहल को लेकर ये सारी बातें आना, इसके पीछे के क्या आप मानते हैं कि क्यों ऐसे बार बार मुद्दा उठता रहा है ताजमहल का? ताजमहल तेजो महल है, इस तरह की बातें आना, अब तो फिल्म आ रही है, इसे कैसे देखें? देखिए, इसको ऐसा ये हिंदुत्ववादी कहते हैं कि एक शिव मंदिर था जिसको शाहजहाँ ने बदल के अपनी बेगम के, मुमताज़ महल के मौसोलियम के रूप में, मकबरे के रूप में बनाया। अब ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है कि वो जो जगह थी वो जगह राजा जयसिंह की थी। अच्छा। राजा जयसिंह एक वैष्णव थे, यानी धर्म के अंदर भी बहुत कहते हैं ना, शिया सुन्नी उधर हैं, इधर वैष्णव शैव इधर हैं, तो वो वैष्णव थे, तो इसलिए शिव मंदिर का होने का तो सवाल नहीं उठता। वो राजा जयसिंह से शाहजहाँ ने खरीदी वो ज़मीन। हाँ, और उन्होंने बनवाया। इसका क्या सबूत है भाई? तो सबूत ये है कि शाहजहाँ के दरबार के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिकॉर्ड्स यानी बही खाता, क्या बोलेंगे, अकाउंट बुक, अकाउंट बुक में आपको मिलेगा कि आज इतना पैसा कारीगरों को दिया गया। अच्छा। इतना मार्बल, मकराना से मार्बल आया, उसके लिए इतना पैसा खर्च किया गया। एक दूसरा, उस समय 2 लोग बाहर से आए थे, एक पीटर मुंडी बाहर के से आया हुआ था और टेवर्नियर नाम का एक फ्रेंच जौहरी वो आया हुआ था। दोनों ने अपने वर्णनों में लिखा कि हम गए तो थे भारत में, इंडिया में, पर यहाँ का राजा शाहजहाँ आजकल काफ़ी दुखी दिखता है और अपनी बेगम की याद में एक मकबरा बना रहा है। अच्छा। तीसरा आपको ये अकाउंट मिलेगा कि इसकी जो प्लानिंग की गई थी आर्किटेक्चर की, उसमें चेयरमैन आज की भाषा में तो शाहजहाँ थे, पर उनके नीचे जो काम करने वाले थे बहुत सारे आर्किटेक्ट, जिसको आज की भाषा में कहेंगे कारीगर, फाइन आर्ट्स वगैरह वाले। और मुग़लों के समय में इनका एक कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट रहता था जो इनहेरिटेंस के हिसाब से चलता था। तो इसमें पहली बात तो ये है कि आर्किटेक्चर में पहले ये किताब लिखी थी P.N. ओक नाम के एक हिंदुत्ववादी ने। उसने क्या क्या ढूंढ के निकाला कि देखिए यहाँ जो ये सिंबल है ना, ये हिंदुओं का है, वहाँ वो सिंबल है वो हिंदुओं का है। नीचे बीच में वो भी आया था, 11-12 कमरे हर समय बंद रहते हैं, उसको भी खोल के देख लिया, वो कुछ नहीं थे, वो बैलेंस करने के लिए उसको रखा हुआ था। तो ये कहीं का भी जो आर्किटेक्चर है वो कभी भी प्योर नहीं रहता। जो आप देखिए तो मुग़ल आर्किटेक्चर का प्रभाव गुरुद्वारे में दिखेगा। सही बात है। मुग़ल आर्किटेक्चर का प्रभाव कई मंदिरों में भी दिखेगा। ऐसे ही हिंदू मोटिव जिसको अंग्रेज़ी में कहते हैं, आई डोंट नो हिंदी वर्ड, तो वैसे कई मोटिव वहाँ हैं जिसके बेसिस पे P.N. ओक एक के बाद एक बिल्ड करते जाते हैं कि यहाँ ये शिव का प्रतीक है, वो शिव का प्रतीक है, वो इसका प्रतीक है। पर वास्तव में देखा जाए तो जो इतिहास में शाहजहाँ ने जिस प्रकार से किया उसका उल्लेख विदेशी ट्रैवलर करते हैं, उनका तो इसमें कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। बही खाता तो आपको गलत बोलेगा नहीं, इतना पैसा राज खजाने से गया वो आपको मिलता है। और तीसरा इसमें मेरे ख्याल से जुड़ा सवाल आप ये पूछ सकते हैं कि 20,000 कारीगरों ने जो बनाया। हाँ, मेरा सवाल था वो कि जितने कारीगर वहाँ पर थे उसे लेकर ये कहा जाता है कि ताजमहल को जिन्होंने बनाया उनके हाथ काटे गए, और ये बहुत वायरल है ये, अगर बात करें स्पेशली व्हाट्सएप की दुनिया में। इसकी सच्चाई है? इसकी सच्चाई ये है सोहित कि ये जो मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन था उसमें बहुत सारे, जैसे मैंने कहा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट था, इसलिए आप देखिए मुग़लों के ज़माने में बहुत सारे रीगल रॉयल बिल्डिंग्स बहुत बनी हैं। तो ये जनरेशन से जनरेशन तक वही काम करते थे और उनके हाथ काटने का कोई सवाल भी नहीं है, क्योंकि शाहजहाँ के बाद भी उसी प्रकार के जो बाकी मकबरे बने हैं वो भी उसमें वो लगे हुए थे, क्योंकि वो उनका पारिवारिक पेशा था और उनको जो वेतन भी अच्छा भला मिलता था क्योंकि वो स्पेशल काम था।
तो जिस प्रकार से उन्होंने नक्काशी का काम किया, वो नक्काशी बाद में भी हमको मिलती है। तो इसका कोई उल्लेख इतिहास की किताबों में नहीं मिलता कि उन्होंने उनके हाथ काटे। बचपन में मैंने भी पढ़ा था, शाहजहाँ को लगा था कि इनके हाथ नहीं काटे तो ऐसा दूसरी जगह बना लेंगे। अब इसमें एक गलती देखिए कि जब ये बोलते हैं शाहजहाँ ने हाथ कटवाए ताकि दूसरा इस प्रकार से न बने, मतलब पहले तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि शाहजहाँ ने बनाया और दूसरा शाहजहाँ को हाथ काटने का कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये बनाने में इतना खर्चा आया था कि उस खर्चे को मैच करना कोई मामूली बात नहीं थी। 20 साल तक वो बनता रहा। और 20 साल में कितने कारीगर आए होंगे, गए होंगे, कितनों के हाथ काटा आपने, नहीं काटा, कोई नहीं काटा, ऐसा कोई भी सबूत मौजूद नहीं है। तो ताजमहल हो, तेजो महल हो या शाहजहां हो, इसे लेकर भी हमने बातचीत की। लेकिन सर ये देखा जाता है ख़ास तौर पर अभी के इतिहास में कि मुग़लों को एक तरीके से पूरा विलनाइज किया गया है जी। चाहे वो छावा फिल्म हो, तो औरंगज़ेब से लेकर अब तो खैर अकबर को भी ये लोग एक तरीके से विलनाइज करने लगे हैं। तमाम तरीके के मुद्दों को रखने लगे हैं जहाँ पर यह बताया जाता है जैसे आज़ादी के बाद जो कुछ ख़राब हुआ उसके लिए नेहरू जिम्मेदार हैं और उससे पहले जो कुछ ख़राब हुआ उसके लिए मुग़ल जिम्मेदार हैं, वरना हम सोने की चिड़िया थे और मुग़लों ने आकर इस देश को बर्बाद कर दिया। ये जो मुग़लों पर एक के बाद एक इतना टारगेट किया जाता है, इतना हिस्ट्री को बदला जाता है और अब फिल्म्स के ज़रिए जिस तरह से इतिहास को बदला जा रहा है, इससे आप कैसे देखते हैं मुग़ल हिस्ट्री इंडियन हिस्ट्री में अब जिस तरह से उसे लेकर चैप्टर के चैप्टर हटाए जा रहे हैं और चीज़ों को डिस्टॉर्ट किया जा रहा है आज के पॉलिटिक्स के हिसाब से? देखिए, पहले तो ये मुग़लों को विदेशी कहना गलत है। मैं आपको बता दूं कि अगर आप इतिहास को ठीक से देखें तो बाबर को भारत आने का निमंत्रण जो दिया था वो राणा सांगा ने दिया था। बाद में बदल गया और किससे लड़ने के लिए? इब्राहिम लोदी से। कोई हिंदू मुसलमान का समीकरण नहीं था, दोनों मुसलमान हैं, दोनों मुसलमान हैं और उधर से बुलाने वाला एक हिंदू राजा है। बाद में इतिहास बदल गया और इसको राणा सांगा को लगा बाबर आएगा, वो तो काबुल का है, चला जाएगा। बाबर ने बोला मैं क्यों जाऊँ, ये मैं इतिहास को कहानी में बदल रहा हूँ। तो वो यहाँ टिक गया। एक बाबर अपनी वसीयत में लिखता है हुमायूं को, बेटा हुमायूं, ये अभी नेशनल म्यूज़ियम में ये वसीयत मौजूद है, हटाई गई हो तो मुझे मालूम नहीं है, 20 साल पहले मैंने इसको देखा है, स्टडी किया है। बेटा हुमायूं, अल्लाह का शुक्र करो कि यहाँ हमको राज करने का मौका मिला है, पर बेटा याद रखो यहाँ के ज़्यादा लोग हिंदू हैं। हिंदू लोग मंदिरों में पूजा करते हैं और गाय को पवित्र मानते हैं। मंदिरों को टूटने मत देना और गाय को मरने मत देना। तो ये वसीयत का सवाल है। तो एक पहला मुग़लों का ये, और दूसरा अगर आप देखिए तो मुग़ल शासन जिसको हम कहते हैं उसमें ऑल थ्रू उनके दरबारों में हिंदू राजा रहे हैं। हिंदू राजा का तो ये है। अब यहाँ देखते हैं हम कि जैसे छावा पर बाद में आएंगे, पर पहले अकबर से शुरू करते हैं। अकबर ने यहाँ देखा अलग अलग धर्म हैं। अकबर पे इन्होंने बहुत ट्राई किया, क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने। अकबर ओपन था तो क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने गांधी पे भी ट्राई किया था कि आप क्रिश्चियन बन जाओ। इन्होंने ट्राई किया था अकबर को क्रिश्चियन बनाने का। अच्छा, अकबर सुनता रहा 1 महीने तक उनकी बात, 1 महीने तक सुनता रहा। ठीक है आपका ये ठीक है, आपका ये ठीक है, पर हिंदू धर्म में ये ठीक है, इस्लाम में ये ठीक है, तो इसलिए दीने ही राय चलाएंगे हम। वो धर्म चला नहीं। फिर उन्होंने कहा ठीक है, अगर नया धर्म नहीं चल रहा तो सुलह कुल में रहेंगे। सुलह कुल यानी कि हारमनी बिटवीन डिफरेंट रिलीजन्स, करेक्ट, अलग अलग धर्मों के बीच में एक ये। और अकबर के दरबार में आप देखो तो 9 रत्न हैं। उनमें जो मेजर है वो हिंदू है। कौन? राजा टोडरमल। राजा टोडरमल क्या करते थे भाई? राजा टोडरमल अकबर के दरबार में वही काम करते थे जो मोदी सरकार में निर्मला सीतारामन करती है, फाइनेंस। फिर उनकी फौज का सेनापति कौन था? राजा मान सिंह। अब फौज जैसे अपने यहाँ के एक बड़े हिंदुत्व वाले बोलते जिसकी फौज उसका राज। मैं नागपुर का हूँ तो ये बार बार पढ़ने को मिलता था, डॉक्टर मुंजे का लिखा हुआ। करेक्ट। फौज किसकी है भाई? मान सिंह की, अकबर के। अच्छा, अब ये हो गया एक बार। थोड़ा सा मैं जीडीपी पे आ जाता हूँ, फिर आऊँगा। देखिए, मुग़ल यहाँ के राजा थे और यहीं के राजा बन के रह गए। वो गुलामी का पीरियड नहीं था। गुलामी का पीरियड में किसको कहता हूँ? जब आपका प्रशासन बाहर से चले, जब आप यहाँ की संपत्ति लूट के बाहर ले जाओ, जो अंग्रेज़ों ने किया। और पहले कई मुसलमान राजा आए, लूट के चले गए। सोमनाथ का मंदिर महमूद गजनवी को लूटना था, करोड़ों की संपत्ति थी, उसको लालच था पैसे का।
और ऐसे मंदिरों को तोड़ने में कोई हिंदू राजा भी कम नहीं थे। वो अलग अध्याय, उसमें मैं नहीं जाना चाहता। तो ये जो इसमें था प्रशासन, और उसी के साथ साथ हम जब देखते हैं जीडीपी, तो ऐसा कहते हैं कि औरंगज़ेब के समय भारत का जो जीडीपी था वो पूरी दुनिया में 4th नंबर पे था। फोर्थ नंबर पे था। और ब्रिटिश जब गए, यहाँ से छोड़ के गए, तो भारत का जीडीपी पहले से 6 गुना कम हो गया। अच्छा। क्योंकि और अंग्रेज़ों ने क्या किया? लूट कर ले गए। औरंगज़ेब वगैरह ने यही शासन किया, यही मौज में रहे। लग्जरी में सभी राजा रहते थे, ऐसा नहीं है कि कोई राजा ऐसा है। औरंगज़ेब वॉज ए एक्सेप्शन कि उसको लग्जरी की ज़्यादा आदत नहीं थी। पर सवाल ये उठता है कि ये जो हमारी गुलामी है वो अंग्रेज़ों के आने के बाद से चालू होती है। मुग़ल यहीं रहे, यहीं मरे, यहीं पर उन्होंने शासन किया, और यहीं पर जो सामंती व्यवस्था के टॉप पे राजा रहता है, पर बीच में बहुत सारे हिंदू ज़मींदार, हिंदू राजा, हिंदू ऑफिसर बहुत रहते थे। उनके एडवाइज़र्स में ब्राह्मण बहुत थे, हिंदू भी थे, ब्राह्मण भी थे। मतलब ये ब्राह्मण बोलना नहीं चाहिए, पर बहुत सारे एडवाइज़र्स उनके ये थे। तो ये तो कोई विदेशी पीरियड नहीं था। विदेशी पीरियड तो अंग्रेज़ों के आने के बाद ही आया। तो मुग़लों को दोष जो दिया जाता है वो, क्योंकि जब ख़ास तौर से पहले तो मैंने ज़्यादा आपको बताया इतिहास का रोल, और दूसरा जब आरएसएस को खुद को विकसित करना था, हिंदू राष्ट्रवाद को, मुस्लिम राष्ट्रवाद ने विकसित किया कि भाई हिंदू बहुत कायर है। हिंदू राष्ट्रवाद को विकसित करना था तो उसका एक आधार तो मनुस्मृति था, और दूसरा आधार एक दुश्मन खोजना पड़ता है। दुश्मन के रूप में मुसलमान आइडियल थे, और लोगों की मेमोरी में जो था मुग़ल प्रशासन था, तो इसलिए मुग़लों को इतना बदनाम किया। अब आपने कहा छावा मूवी और औरंगज़ेब की बात, तो 2-3 चीज़ें और देखिए। औरंगज़ेब का थोड़ा पूरा ही बोल देते क्योंकि उसको सबसे बदनाम किया जाता है। वो अच्छा हो बुरा हो उसको हमको कोई लेना देना नहीं है। आप ये देखिए कि अगर औरंगज़ेब को पूरा यहाँ ये करना होता तो उसके प्रशासन में तो एक्चुअली जो हिंदू राजा थे सब मुग़ल राजाओं में से सबसे ज़्यादा उसके प्रशासन में थे। औरंगज़ेब 33%। अच्छा 33% थे। उसको पहले जब शाहजहाँ के उसके पिता के समय उसको दक्कन कहते थे, यहाँ का उसको गवर्नर बनाया था, और मुग़ल साम्राज्य ज़्यादातर दक्कन में नहीं पहुँचा था, तो ये दक्कन में विजय प्राप्त करना चाहता था। अच्छा, अब इसका और जो इसके प्रशासन में संभाजी महाराज ने काम किया, ये भी बात सच है। और इसी के प्रशासन में आखिर में जो पकड़ के लाया इनको, वो एक राठौड़ नाम का उनका सेनापति था औरंगज़ेब का। अब सवाल है, उनको जो इतना क्रूर कहते हैं, वो क्रूरता भी वो एक शिवाजी सामंत की किताब थी औरंगज़ेब में, जिसमें उन्होंने इतना वर्णन किया। ये बात मैं मान सकता हूँ कि औरंगज़ेब ने संभाजी पर शर्त रखी होगी कि भाई तुम मुसलमान बन जाओगे तो मैं तुमको छोड़ दूँगा। इसको पार्डन कहते हैं, माफ़ी। करेक्ट। और संभाजी महाराज ने नहीं माना, तो ठीक है। पर ये धर्म के विस्तार का कोई तरीका नहीं है। आम लोगों में इस्लाम ऐसे नहीं फैला। दुनिया में किसी भी राजा ने अपने धर्म का प्रचार नहीं किया, एक को छोड़ के। आप गेस कर सकते हैं, सम्राट अशोक। ही इज़ द ओनली किंग इन द वर्ल्ड हु स्प्रेड हिज रिलीजन। ही डिड पॉजिटिव स्टेप्स। औरंगज़ेब ने कोई धर्म फैलाने के लिए काम नहीं किया, उन्होंने सत्ता के लिए किया। और आप देखिए कि जो बाद में संभाजी का बेटा, वो औरंगज़ेब के घर में ही पला, औरंगज़ेब की कस्टडी में पड़ा, और जब छूटा तो सबसे पहले औरंगज़ेब की कब्र में गया रिस्पेक्ट पे करने। तो इसको भाई क्रूरता बोलें या जो भी बोलें, लड़ाई में कोई लोग एक दूसरे के गुलाब का फूल नहीं देते, लड़ाई में लोग कत्ल ही करते हैं। लेकिन इसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था उस समय। लड़ाई का तो राज्य का विस्तार करना है मुझे, राजा के रूप में। अब आप बताइए, शिवाजी महाराज के पिताजी राजा थे क्या? उनका राज्य कैसे बना? पहले वो चंद्रराव मौर्य की संपत्ति लूटी, फौज बनाई, और एक स्पेशल स्टाइल, गुरिल्ला स्टाइल, गुरिल्ला वॉरफेयर। गुरिल्ला वॉरफेयर ये मैंने कहाँ सुना? वो एक, मैं शिव जयंती में गया था, तो वहाँ एक वियतनाम से जनरल आया हुआ था। अच्छा। तो उसने बोला शिवाजी महाराज को हमारे वियतनाम में बहुत आदर करते हैं। मैं हैरान हो गया, क्यों भाई? बोले गुरिल्ला वॉरफेयर के बहुत सारे टेक्निक हमने उनसे लिए। अच्छा। तो शिवाजी महाराज ने भी आखिर में जो राज्य का विस्तार किया,
उसका तरीका तो यही है कि दुश्मनों को मारना पड़ता है, सूरत में लूटमार करना पड़ता है। हर एक राजा राज्य के अंदर लगान वसूल करता है। कोई ऐसा तो नहीं है कि एक हिंदू राजा है तो हिंदुओं को बोलेगा भैया हिंदू हिंदू भाई भाई लगान माफ, ऐसा कभी नहीं होता। वो जो बाल सामंत की एक किताब है, वो उसका उल्लेख ये अपने जो पत्रकार हैं ना मशहूर दाते, विद्याधर दाते, उन्होंने एक मेल में किया था कि ये जो बाल सामंत ने किताब लिखी, 21 दिन तक शिवाजी महाराज की फ़ौज ने सूरत पे लूटपाट की। तो ये सब जो चीज़ें हैं, मुख्य रूप से हमें ये देखना कि हिंदू मुसलमान का मामला नहीं था। हिंदू मुसलमान का मामला होता तो संभाजी महाराज को पकड़ के लाने वाला एक हिंदू नहीं होता। संभाजी महाराज औरंगज़ेब के प्रशासन में 2 साल तक उनके साथ काम नहीं करते। संभाजी महाराज का बेटा औरंगज़ेब की कब्र पे जाके आदर नहीं देता। तो ये छावा जैसी मूवीज़ जो हैं, ये मुख्य उद्देश्य इनका यही है, नफ़रत फैलाओ। और नफ़रत फैलाने का भी उद्देश्य है जो हिंदू राष्ट्रवाद है, जो कोई भी राष्ट्रवाद है, कोई भी राष्ट्रवाद, ये किसी को दुश्मन बना के आगे चलता है। श्रीलंका में क्या हुआ, किसको दुश्मन बनाया? तमिल को दुश्मन बनाया। और वहाँ सिंहला जो बुद्धिस्ट हैं उसके नाम पे फंडामेंटलिज्म आया। तो ये फंडामेंटलिज्म, मूल तत्ववाद, ये किसी एक धर्म में नहीं है। क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म एक्चुअली सबसे पहले आया था 1920s में अमेरिका में। जब एक्चुअली मेरी एक छोटी समझ ये है कि मैं कोई समाजशास्त्री तो हूँ नहीं, कि जब भी समाज के मूल्य बदलने लगते हैं, सामंती व्यवस्था से आप लोकतांत्रिक व्यवस्था में आते हैं, तो समाज के कुछ लोग जो सामंती मूल्यों से जुड़े होते हैं। सामंती मूल्य क्या? ऊंच नीच, जन्मजात ऊंच नीच, जाति की, वर्ण की और लिंग की। डोंट फॉरगेट जेंडर, इक्वली इम्पोर्टेंट। सही बात है। तो ये फंडामेंटलिज्म यही चीज़ें करता है। तो भारत में वो उसका ये परिणाम हमको दिख रहा है। और उसमें दुश्मन बनाने के लिए, जैसे श्रीलंका में हिंदुओं को इस्तेमाल किया गया, भारत में मुग़लों को इस्तेमाल कर रहे हैं, और एक एक चीज़ को नकारात्मक रूप से देख रहे हैं। अब आप युद्ध की हिंसा की बात करें, अकबर ने 30,000 लोगों को मेवाड़ में मारा। अशोक ने कलिंगा में कितनों को मारा? सही बात, राइट। सो जब आप राजा के रूप में अपने राज्य का विस्तार करना चाहते हैं तो उसमें हिंसा होती है। तो यहाँ हमको ये देखने की ज़रूरत है, सवाल हिंदू मुसलमान राजा का नहीं है, सवाल राजाशाही के मूल्यों का है। वो कोई हमारे आधुनिक संविधान के आधार पे नहीं चलते, यूनाइटेड नेशंस ऑफ यूनाइटेड चार्टर पे नहीं चलते। तो ये हमको हमेशा उनका कॉन्टेक्स्ट याद करने की ज़रूरत है कि चित्तौड़ में अकबर ने 30,000 लोगों को क्यों मरवाया? एक्सपांशन, विच एवरी किंग डज। ठीक। अब सर, क्योंकि हम एक अंत पर आए हैं हमारे वीडियोस का, ऐसा तमाम चीज़ें थी जिसको एक तरीके से जो मिथ है उसे हमने बस्ट करने की कोशिश की, आपने उसके उदाहरण दिए, उसके पीछे के तथ्य को बचाया। लेकिन इस सब के बीच में, आप जिस दिन मैं इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ या लोग देखेंगे, लगभग 2 अक्टूबर का दिन होने वाला है, या 1 अक्टूबर को ये वीडियो आ जाएगी। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती है, जिससे मैंने शुरुआत की थी, उसी से अंत करना चाहूँगा। और 2 अक्टूबर को बापू के देश में, गांधी के देश में आरएसएस के 100 साल पूरे हो रहे हैं, और अब आरएसएस गांधी को भी अपने करीब करता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो एक तरीके से डिवाइडिंग पॉलिटिक्स रही है, जो हमने देखा है पिछले 10-11 साल में और भी बढ़ते हुई, अब आप किसे देखते हैं जो इस डिवाइडिंग पॉलिटिक्स को ख़त्म कर सकता है, और जो ये देश नेहरू, गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह की जो आइडियोलॉजी पे चलती आई है अभी तक, और सभी लोगों को साथ में ले जाने का काम, क्या आप किसी को देखते हैं जो ये करता हुआ नज़र आ रहा है? वरना ये जो 100 साल में जो आरएसएस, एक तो 100 साल टिकना, और अब 100 साल के बाद अब उसकी शताब्दी महात्मा गांधी की जयंती पर आना, उसे आप किस तरह से देखते हैं, और कौन है जो इन्हें चैलेंज कर सकता है? देखिए, मैं यहाँ एक दूसरी बात से शुरुआत करूँगा। वो ये है कि देश को आज़ादी मिली, सामंती मूल्यों से हम लोकतांत्रिक मूल्यों पे आए, फ्रॉम फ्यूडल वैल्यूज़ टू डेमोक्रेटिक वैल्यूज़। जब तक महात्मा गांधी जिंदा थे, नेहरू जिंदा थे, अपनी पॉलिसीज़ के आधार पे वो लोगों के बीच में एक प्रशिक्षण देते थे, यानी क्लासरूम में नहीं, पर एट ए मास लेवल उनकी पॉलिसीज़ के कारण प्रशिक्षण होता है। मुझे लगता है कि नेहरू के बाद उस प्रकार का जो प्रशिक्षण ऊपर से नीचे आता है। अब आप देखिए, महात्मा गांधी पर पहला हमला कब हुआ? 1934।
कोइंसिडेंस देखिए, 1933 में महात्मा गांधी ने डिक्लेयर किया, अगले 2 साल तक मैं राजनीति में सक्रिय नहीं रहूँगा, मैं केवल गांव-गांव जाके दलितों का मंदिर प्रवेश, दलितों का एक्सेस टू द ड्रिंकिंग वाटर, यानी पीने के पानी तक उनका एक्सेस, इसके लिए काम करूँगा। तो आप डिस्कवरी ऑफ इंडिया के एपिसोड देखिए, उसमें गांधी से प्रेरित नौजवान यही काम कर रहे थे। तो आज हम जब गांधी इस प्रकार की बात करते हैं तो ये हमारा एक कमज़ोरी रही है देश के प्रगतिशील तबकों की, कि वो इस प्रकार का संदेश लोगों तक उतने असरदार तरीके से नहीं ले जा पाए। गांधी एक मुट्ठी में नमक दबा उठाते थे, पूरे देश में संदेश जाता था कि ब्रिटिश हमें लूट रहे हैं। और आज जो जिस प्रकार के पुरातनपंथी विचार फैल रहे हैं, उसको उस लेवल पे कोई कर नहीं पा रहा। फिर भी सोहित आपको बताऊंगा, 5 साल पहले मैं काफ़ी निराश था। आपसे पहले भी बात हुई थी, तो मुझे लगता था अभी देश में उम्मीद नहीं रही, पर पिछले 3-4 साल से एक उम्मीद की किरण दिख रही है। उम्मीद की किरण ये है कि एक तो भारतीय संविधान, जिसको हाथ में लेकर लोग आजकल मीटिंग्स जाते हैं, और ऐसे संगठन आ रहे हैं समाज में जो भारतीय संविधान को आम भाषा में समझाते हैं। मैं एक महिला हूँ, भारतीय संविधान ने मुझे क्या दिया, मैं एक दलित हूँ, संविधान मुझे क्या देता है। ये एक आंदोलन बहुत सारे ग्रुप्स कर रहे हैं। दूसरा, भारत तो एक था, भारत तो सबके लिए बना था, इसमें ये कहाँ से आ गया, मुसलमान एक है, हिंदू दूसरा है, भारत जोड़ो यात्राएं। व्यक्ति कौन होगा ये मुझे नहीं मालूम, पर जो एक ट्रेंड आया है, और उस ट्रेंड में ये जो दिख रहा है कि सत्ता के लिए वोट चोरी भी कर सकते हैं, पैसे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, तो अभी वो घड़ा भर गया। अच्छा, ऐसा मुझे लगता है कि अभी तक तो देखिए पूरे मंत्रिमंडल को खरीद देते थे, और एमएलए एमपी उनको खरीदना तो चुटकी का काम था। कई जजेस की हत्याएं भी की गई, कई जजेस को ब्राइब किया गया, कई जजेस की वैल्यू ऐसी है, तो हमारे न्याय सिस्टम में आ गया। पर अभी लोगों में एक चेतना आ रही है, और वो चेतना संविधान की है। वो चेतना, जैसे हम कह रहे हैं कि गांधी जी का इस प्रकार से ये तो वध कहते हैं, गांधी जी की जैसे हत्या की गई, वो गांधी हत्या के जो पीछे एक राजनीति, गंदी राजनीति है, वो अपना सिर कैसे उठा रही है, ये लोगों तक पहुंच रहा है। और वो ऐसे नहीं पहुंच रहा, उसके पीछे बहुत सारे लोग लगे हैं। जैसे मैं एक जानता हूँ, एडुलू कर्नाटका, फिर भारत जोड़ो अभियान, ये 2 का मैं उदाहरण दे रहा हूँ, पर ऐसे बहुत सारे संगठन हैं जो मिलकर इन चीज़ों को समाज के बीच में ले जा रहे हैं। सोहित, मुझे ये लगता है कि आज हमारे सामाजिक आंदोलन, आज भी उनमें बहुत दम है, पर हुआ क्या है कि ये सामाजिक आंदोलन बिखरे हैं। मैं केवल दलितों के लिए काम करूंगा, मैं केवल बच्चों के लिए काम करूंगा, मैं केवल स्त्रियों के लिए काम करूंगा, ऐसे संगठन बहुत हैं। और ये संगठनों में अभी एक बात आ रही है कि जब तक हम संविधान नहीं बचाएंगे, लोकतंत्र नहीं बचाएंगे, हमारा बेसिक एजेंडा पूरा नहीं हो सकता। तो इसलिए अभी वो, जहाँ तक लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है, जो भी ग्रुप्स हैं एक दूसरे के साथ बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं। इसमें मुझे उम्मीद की नज़र आती है कि भारत फिर से उस प्रकार के रास्ते पे चलेगा जो गांधी, अंबेडकर, भगत सिंह, सुभाष बोस इन्होंने देखा था। लेकिन आपको लगता है, मुझे लगा तो आखिरी सवाल है, लेकिन फॉलोअप इसलिए क्योंकि अब हम क्या देखते हैं, गणपति आ गया तो मस्जिदों के बाहर डीजे बजाना, और तेल लगा दो डाबर का और नाम मिटा दो बाबर वाला, ये सारी बातें अब जो युवा करने लगे हैं। प्लस ये वीडियो या ये जो हमको करना इसलिए पड़ रहा है सर, क्योंकि एक डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री लोगों तक पहुंच रही है। एक तरफ हम आंदोलन की बात कर रहे हैं, लेकिन आप ये मानते हैं कि कम से कम मेरे या मेरे बाद वाली जो पीढ़ी है उनमें मिस इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा है, और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा जिसकी वजह से हमें ऐसे वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं। देखिए सोहित, कि निराशा की बातें बहुत हैं, और निराशा, सबसे पहले निराशा ही दिखती है, पर मैं आपको आशा की एक किरण दिखाता हूँ। सोहित मिश्रा का जो YouTube चैनल है, वो क्या कर रहा है, वो सच्चाई को पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। आप अकेले हैं इसमें कई ऐसे YouTube चैनल्स हैं जिनकी रीच अभी बहुत बढ़ रही है।
कोई यूट्यूबर नंबर 1 है, कोई यूट्यूबर। लोग आजकल टीवी पे भरोसा नहीं कर रहे। ज़्यादा उनको सच्चाई देखना होगा तो सत्य हिंदी देखेंगे या फिर दूसरे प्रकार के चैनल्स देखेंगे, और उसमें से उनको कितनी चीज़, मैं नाम नहीं लेना चाहता, बाकी जो यूट्यूबर्स बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं, लाखों में उनका रीच है, और ये माध्यम एक है। दूसरा मैं देख रहा हूँ कि जो सामाजिक आंदोलन हैं वो अभी तक ज़्यादातर आरएसएस बीजेपी पे चुप रहते थे, वो उन्होंने अभी मुखर होना चालू कर दिया है। और पार्टी का नाम लें तो आप कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, इनके अंदर एक बड़ा तबका उभर रहा है जो इसको एक खतरे के रूप में देख रहा है। तो इन पार्टी के अंदर जो सैद्धांतिक लोग हैं वो निश्चित रूप से इस पर जुड़ेंगे। सत्ता का लोभ तो सबको है, ये सत्ता के लोभ के कारण जो इसमें कुछ प्रिंसिपल लोग हैं वो इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो आशा की किरण अब भी उम्मीद बरकरार है, आशा की किरण अब भी नज़र आ रही है। राम पुनियानी सर ने एक तरीके से आज दर्शकों हम सभी को एक हिस्ट्री लेसन दे दी है। जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है या इतिहास के साथ जो छेड़छाड़ हो रही है, इतिहास को गलत तरीके से जो बार बार लाया जा रहा है, उसके ऊपर आपके जो तमाम सवाल थे, जो तमाम तरीके के हम व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स देखते हैं, उसे लेकर एक मुझे लगता है कि बेहतरीन उदाहरण और बेहतरीन जो तथ्य हैं उसके साथ राम पुनियानी सर ने तमाम बातों को रखा है। देखिए हमने किन्हें लाया, एक आईआईटी प्रोफेसर जो एमबीबीएस कर चुके हैं, जो एमडी कर चुके हैं, आप इन्हें मानेंगे या फिर एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड को मानेंगे, ये मैं आप पर छोड़ देता हूँ। लेकिन हमारी कम से कम कोशिश इस चैनल के ज़रिए यही है कि जो सच्ची बातें हैं और जो डिस्टॉर्टेड हिस्ट्री है उसमें क्या सच है, कहाँ पर ये प्रोपोगेंडा बन जाता है, इससे आपको रूबरू कराना है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े, आपने बातचीत की, और जिस तरह से आपने खुद ने तमाम चिंताओं को देखते हुए इसकी शुरुआत की थी पढ़ने की, मैं उम्मीद करता हूँ आपसे प्रेरित होकर कई लोग हैं जो पढ़ेंगे। और दर्शकों यहाँ पर जाते जाते ये भी बताना ज़रूरी है आपको कि हम किनसे बात कर रहे हैं। एक वो शख्स जिन्हें खुद कई बार धमकियाँ मिल चुकी हैं, जिनके साथ लगभग 2 सालों तक पुलिस घूमती रही। लोगों को लगता है कि हिंसा के आधार पर लोगों को चुप कराया जा सकता है। हम यहाँ पर बैठकर आपको बता सकते हैं कि हिंसा से आप डराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जो सच्चाई है वो चुप नहीं बैठती, और अहिंसा कितना आगे तक पहुँचता है उसका एक जीता जाता उदाहरण हमारे साथ राम पुनियानी सर मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप जुड़े, आपने बातचीत की। दर्शकों आपको ये वीडियो कैसा लगा? पसंद आया तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक साझा करें ताकि उन तक सच पहुँचे। आपके पास क्या और कोई ऐसे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स हैं जिस पर सच्चाई की ज़रूरत है? अगर हमारे पास एक लिस्ट होगा तो मैं सर को वापस से बुलाकर इन तमाम मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। तो आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आप हम दोनों को दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा, आप देख रहे हैं सोहित मिश्रा ऑफिशियल। हम दोनों की तरफ से नमस्कार, धन्यवाद।